1983 वर्ल्ड कप। तो ये पोर्ट्रेट है बना हुआ, पेंट किया हुआ, तो ये रहता है प्रोटेक्शन में रखा है 83 का। ये जो कप देख रहे हैं आप, इसका रेप्लिका है, इसका रेप्लिका है। ऐसे पकड़ा ना कपिल। और ये जब लास्ट विकेट गिर गया था, आउट हो गया माइकल गोल्डिंग, तो ये जा रहे हैं इधर, ये अर्नर है, ये बलिंदर सांधू है, ये मैं हूँ, ये क्राउड के बीच में फंस गए हैं और हम लोग भाग रहे हैं। And that's out. Yes, it's all over this time. Lost his nerve in the end. Straight ball the leg. It's another wicket for Amarnath. Now delighted he looks. Race into the pavilion with the Prudential Cup players. ये बॉलिंग कर रहे हैं। Reams away in front of the pavilion, 4 runs. Shot. Not so good. Beautifully caught. He's hit that away. मैं कीर्तिवर्धन भागवत झा आज़ाद, यानी कीर्ति आज़ाद, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। मेरे पिताजी ने कभी इनकरेज नहीं किया हमें से किसी को राजनीति में आने के लिए, तो वो तो कांग्रेस में थे, फर्स्ट जो पार्लियामेंट थी उसके यंगेस्ट मेंबर थे। और जब मैं बीजेपी में गया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, कहा तुम गद्दारों की पार्टी में जा रहे हो। इन लोगों के कारण ही मुझे पाँव में गोली लगी, इन लोगों ने मुखबरी की अंग्रेज़ों की। ये लोग कभी नहीं चाहते थे देश आज़ाद हो। 25-26 साल, कितना वक्त लगा आपको? बिल्कुल वक्त लगा, बिल्कुल वक्त लगा। सुबह का भूला शाम को घर आए तो भूला नहीं कहलाता। लेकिन शाम तो नहीं, ये तो बहुत रात हो गई। बहुत लंबी रात हो गई, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। मैंने कहा मैं एमपी रहूँ या ना रहूँ, मैं 1983 वर्ल्ड कप का विनर तो रहूँगा ना। वो चीज़ तो मुझसे कोई नहीं उठा सकता। वो वर्ल्ड कप जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर के जीते थे, हिंदुओं में हम थे, मुस्लिम में किरमानी थे, सिख में बलिंदर सांधू थे और ईसाई में रॉजर बिनी थे। किसी ने तो हिस्सा नहीं मांगा, नहीं तो कप 4 बार काटना पड़ता। कहा जा रहा है कि आज के मुस्लिम लीगी लोगों से, आज के पाकिस्तानी लोगों से बचाया जाए बंगाल को और उसके लिए बीजेपी को जिताया जाए। कि बंगाल का एक कल्चर ही अलग है, वहाँ की संस्कृति ही अलग है। सड़क के इस पार मुसलमान रहते हैं, सड़क के इस पार हिंदू रहते हैं। ये नहीं इलाका है कि मुसलमान इलाका है और हिंदू इलाका है। अगर दुर्गा पूजा होती है तो मुसलमान आके उसे मदद करते हैं, बलि प्रदान में मदद करते हैं। मुसलमानों के यहाँ जब ईद होती है, बकरीद होती है, तो हिंदू लोग जाते हैं। आज तक मैंने ऐसा भेदभाव बदलाव देखा नहीं। इनको ये पसंद नहीं है, इनका हेट्रेड है। इनको केवल एक मुसलमान लगता है, वही लूटा। ये जो अचकन पहनते हैं ना मोदी जी, जिसको नेहरू जैकेट बोलते हैं, ये भी शुरू मुगलों के समय ही बननी शुरू हुई थी उनके दरबार में। 5000 साल पहले की हमारी सभ्यता है तो उसी में जाओ ना। और 5000 पहले वैदिक काल में तो लोग सारे नॉन वेजिटेरियन थे। वही मैं कहने की कोशिश कर रही थी, वहां तो पुष्पक विमान भी होते थे। हाँ, तो पुष्पक विमान लाए ना, ये सारे पुष्पक विमान को लेकर के आए। अब ये मॉडर्न हवाई जहाजों में क्यों घूमते हैं, विदेशों में क्यों जाते हैं? बट तुम सब पर राम तो नहीं थोप सकते ना भाई। मैं मानता हूँ राम, मैं तो सीता माँ के जन्म स्थान का हूँ, भगवान राम के ससुराल वाला हूँ। उत्तर में शिव है, दक्षिण में यप्पन है, पूर्व में माँ काली है और पश्चिम में गणेश है। तो सबका सम्मान होना चाहिए ना। तुम सब पर एक ही थोपोगे कैसे चलेगा? कृष्ण भी तो थे, कृष्ण के बारे में क्यों नहीं बात होती? माँ काली दुर्गा वो आई, उन्होंने संहार किया, उनके बारे में क्यों नहीं बातें होती? आप जबरदस्ती थोपना चाह रहे हैं। इनको कुड़न है कि एक 5 फुट 2-3 इंच की लेडी अकेले खड़े होकर शेरनी की तरह, बागिन की बच्ची खड़े होकर के इनको दिखा दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। ये सबसे बड़ी बात है। जायज है आपकी बात, लेकिन आरोप ये भी लगता है कि आप तुष्टीकरण करती है आपकी पार्टी। ममता बनर्जी पूरा दुपट्टा नमाज वाले स्टाइल में ओढ़ के और चली जाती है मुसलमानों के बीच। और यहाँ तो आरोप यहाँ तक लग रहा है कि वो तो नमाज पढ़ भी ले, अगर उन थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। आप तुष्टीकरण करते हैं मुसलमानों का? क्या मतलब, कोई अगर डाल ले, मैं अगर पठानी सूट डाल लूं ईद के दिन तो तुष्टीकरण हो गई। टोपी पहनेंगे? हाँ, क्यों नहीं पहनेंगे? मैं तो क्रिकेट खेलते हुए टोपी पहनता हूँ। टोपी पहनने में क्या है? नहीं, मोदी जी ने कभी नहीं पहनी है वो वो टोपी। कभी नहीं पहने क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी है। वो सफेद वाली, वो इंसानियत में विश्वास नहीं करते। जो इंसानियत में विश्वास करता होगा वो सब कुछ सबका सम्मान करेगा। और अगर मैं हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं, और मैं तभी हिंदू हो सकता हूं जब मैं दूसरे मजहबों का सम्मान करना जानूं। नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। साल 2026 की न सिर्फ शुरुआत हो चुकी है बल्कि दूसरा महीना भी शुरू हो चुका है और इस साल की सबसे बड़ी घटना होगी भारत की राजनीति और समाज के मद्देनजर पश्चिम बंगाल का चुनाव। जी हाँ, ये एक ऐसा चुनाव है, 2 दिन पहले ही भाषण देते हुए अमित शाह साहब ने फरमा दिया कि सबसे पहले तो वहाँ जीतेंगे और उन्होंने कहा कि जो मज़ा आएगा सबसे ज़्यादा वो बंगाल चुनाव जीतने में आएगा। यानी पिछले लगातार जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से यही कोशिश हो रही है कि बंगाल का किला ढा दिया जाए किसी भी तरह से। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए और एक ऐसी शख्सियत जिन पे आप पश्चिम बंगाल चुनाव से अलग भी जानना चाहेंगे, उनके जीवन के बारे में, कीर्ति आज़ाद जी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
you. वक्त देने के लिए। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, इतने मैं कहूँगी बिजी स्केड्यूल में से किसी तरह से आपने हमारे लिए समय निकाला है। नहीं, एक्चुअली हाउस ही एडजर्न हो गया और आपसे समय तय था, तो मुझे लगता है ऊपर वाले को यही मंजूर था कि आपके साथ और आपके इतने बढ़िया पॉडकास्ट में मुझे मौका मिले कि मैं बात कर सकूं। दिन कैसा रहा संसद का? बहुत अच्छा था, लेकिन आजकल तो परिस्थिति ऐसी बन गई है संसद में, जिस प्रकार की सेंसरशिप है, उससे लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बोलने की अनुमति नहीं है, आप वही चाहते हैं जो सरकार चाहती है, वही आप चाहते हैं हम बोलें, तो ये कहाँ तक उचित है। यानी विपक्ष का वहाँ रहना संसद में एक रस्म अदायगी हो गया है। रस्म अदायगी भी छोड़िए ना, रहना न रहना एक बराबर है। मौका ही नहीं देते हैं, बोलने ही नहीं देते हैं। आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में बातें करते हैं, हज़ारों उनके बारे में बात करते हैं कि चीन 22,000 स्क्वायर मील हमारी ज़मीन ले गई, तब उस समय देश की बदनामी नहीं होती। आज जो आपके समय में चीन इतना कुछ लेकर के चला गया, तब बदनामी नहीं होती। ट्रंप जब बोलता है कि वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत, ये तो अच्छा हुआ कि रविवार को ये बजट सेशन हो गया, कहीं सोमवार को होता तो ट्रंप भी अनाउंस कर देता बजट। आज ये परिस्थिति हो गई है, सब कुछ वही बोलता है। 10-10 दर्जनों बार बोल गया कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रोका, और यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रधानमंत्री जी बोलते रहते हैं। उसके बाद 2 अटैक हो चुके हैं, उन्होंने कहा था इट बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल, मैं आपकी बात पे हंस देती अगर ये सच्चाई के बहुत नज़दीक ना होता। इससे पहले कि हम वाकई इस बातचीत में आए, और मुझे लगता है कीर्ति आज़ाद जी उन बेहतरीन वक्ताओं में से एक हैं जिनकी बात को मैं खुद पत्रकार के तौर पे, जो दिन रात मैं नेताओं को सुनती रहती हूँ, मैं घंटों उनको सुन सकती हूँ। उनकी ज़िंदगी के बारे में आप ये देखिए कि जनवरी 1959 में उनकी पैदाइश हुई है, और इस ज़िंदगी को जीने से पहले एक ऐसे व्यक्ति हैं, इन्होंने एक ज़िंदगी में कई ज़िंदगियाँ जी हैं। यानी सिर्फ पॉलिटिशियन के तौर पे भी इन्होंने कई पार्टियाँ बदली हैं, तो क्रिकेटर रह चुके हैं, और इन्होंने 7 टेस्ट मैचेस जीते हैं, खेले हैं, और इसके अलावा वनडे इंटरनेशनल्स भी 2 दर्जन करीब उन्होंने खेले हैं, और इसके अलावा इंडियन क्रिकेट टीम की उस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा रहे जो कि 1980 से 86 के बीच में, जिसने कि वर्ल्ड कप जीता था। कपिल देव जी के साथ आप टीम में थे, तो ये भी जो ताज है उनके सर पे पहनते होंगे, रखा होगा घर पे कहीं ये ताज भी। इसके अलावा फिर इनकी राजनीतिक जीवन के बारे में देखा जाए तो इनके पिता न सिर्फ कि वो कई बार सांसद रहे, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और इतने खास मुख्यमंत्री रहे जिनके कार्यकाल को भुलाया जाना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा। उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और 4 बार सांसद रह चुके हैं, चौथा टर्म इनका चल रहा है सांसदी का। दुर्गापुर से फिलहाल वेस्ट बंगाल से सांसद हैं ये। और इसके अलावा जो भागवत झा आज़ाद जी का मैं जिक्र कर रही थी, वो उनको हमने देखा कि करीब 1 दशक से ज़्यादा गुजर गया, उनका देहांत हुए जी 2011 में हुआ। 2011 में। तो अपने पिता को भी बहुत दिल के नज़दीक रखते हैं, ये भी हमने देखा है, उनके सिद्धांतों का जिक्र करते हैं। अब मैं आ जाती हूँ बातचीत पर, और आपसे सबसे पहले मैं बात करती हूँ चुनाव के बारे में। और दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जब एक खिलाड़ी, जब वो क्रिकेट के मैदान में नहीं और सियासत के मैदान में खेलता है, तो क्या उसकी वो जो स्पोर्टिंग स्पिरिट होती है वो बनी रहती है, या खेल के जो गेम्स हैं वो अलग अलग हैं? नहीं, मेरे ख्याल से दोनों बड़े ही अनसर्टेन हैं। इनका मालूम नहीं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। आप बेशक 4 बढ़िया इनिंग्स में बैटिंग कर लीजिए, सेंचुरी बना लीजिए, लोग कहेंगे 5वीं में बनाएगा क्या, और एक आउटर एज लगता है, गेंद लो रह जाती है, आप आउट हो जाते हैं 0 पर। तो चुनाव का भी वही है, 5 साल अच्छा काम कर लीजिए आप, उसके बाद कुछ ऐसी कहानी कोई गढ़ दी जाती है, मढ़ दी जाती है कि आप कई बार शिकस्त खा जाते हैं। लेकिन मैंने बचपन से पैदा नहीं हुआ तब से मेरे पिताजी राजनीति में थे। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, पाँव में गोली खाई उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए, 6 बार जेल गए, 150 कोड़े खाए। तो एक गरीब किसान परिवार से थे, तो उनसे बहुत ही मूल्यों में हम लोगों ने सीखा। हम 3 भाई हैं, हमारे पर और हमारे परिवार पर आज तक कोई दाग नहीं लगा। सबसे बड़े भाई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, आंखों के डॉक्टर हैं। दूसरे स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, वो भी बहुत मशहूर है। जी हाँ, यशोवर्धन आज़ाद जी, काफ़ी टेलीविजन पर आप देखते रहते होंगे। उनको डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो बनना था, लेकिन राजनीति के कारण से नहीं बन पाए। और तीसरा मैं हूँ, और जिस समय मेरे पिताजी ने कभी इनकरेज नहीं किया हमें से किसी को राजनीति में आने के लिए, तो वो तो कांग्रेस में थे, फर्स्ट जो पार्लियामेंट थी उसके यंगेस्ट मेंबर थे। और जब मैं बीजेपी में गया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, कहा तुम गद्दारों की पार्टी में जा रहे हो, इन लोगों के कारण ही मुझे पाँव में गोली लगी, इन लोगों ने मुखबरी की अंग्रेज़ों की, ये लोग कभी नहीं चाहते थे देश आज़ाद हो। और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन उस समय मैं अंधा था। मैंने इतिहास तो किया, मैं मॉडर्न स्कूल बाराखंबा यहीं पास में वहाँ पढ़ा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ा लिखा था, लेकिन इतनी बढ़िया से ब्रेन वॉश हो गया था। मैं गया, मैं इनके साथ रहा, और फिर मैंने कार्य देखा करते हुए कैसे बीजेपी RSS काम करती है। मुझे सुहाया नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा।
और जब मैंने अरुण जेटली के 400 करोड़ के, स्वर्गीय अरुण जेटली, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, 400 करोड़ का घोटाला था, मेरे कागज नहीं थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थे। एक एक बाथरूम बनाने के लिए 2-2 करोड़ रुपए लगे थे। आप सोचिए, आरटीआईज थी, सब कुछ था। मैं उनके पास गया, आपने कहा था, उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे पास नहीं, अमित के पास जाओ। अमित शाह जी उस समय अध्यक्ष थे, मैं उनके पास गया, अनेकों चीज कही गई, मंत्रालय हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसमें मेरा सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है, आपने कहा, पिताजी ने कहा कि तुम क्यों अंधे हो गए। मैं कहती हूँ कि 25-26 साल, इतना वक्त लगा आपको? बिल्कुल वक्त लगा, बिल्कुल वक्त लगा। सुबह का भूला शाम को घर आए तो भूला नहीं कहलाता। लेकिन शाम तो नहीं, तो बहुत रात हो गई। बहुत लंबी रात हो गई, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। और उसके बाद गलतियां इंसान से होती हैं, सब करते हैं, मान लेना में बड़प्पन है, न कि कहना नहीं जी नहीं मैं तो ये था या वो था। जो चीज़ है वो गलत थी, वो गलत थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आज मैं देखिए कहाँ पड़ा हुआ था, क्यों? क्योंकि मैंने सच बोला था। 2014 में इन्होंने, 15 में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया। निकालने से पहले मैंने ही छोड़ दिया। मैंने कहा मैं एमपी रहूं या ना रहूं, मैं 1983 वर्ल्ड कप का विनर तो रहूंगा ना। वो चीज़ तो मुझसे कोई नहीं उठा सकता। वो वर्ल्ड कप जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर के जीते थे, हिंदुओं में हम थे, मुस्लिम में किरमानी थे, सिख में बलिंदर सांधू थे और ईसाई में रॉजर बिनी थे। किसी ने तो हिस्सा नहीं मांगा, नहीं तो कब 4 बार काटना पड़ता। तो यह जो तोड़ जोड़ थी ना, मेरे मन में कुड़ास बड़ी होती थी इन लोगों के बीच में। तो वो हिंदुस्तान याद आता है आपको? बिल्कुल आता है, बहुत अच्छे से याद आता है। मेरे पिताजी की वो कहानियाँ, कैसे पाँव पर गोली लगी, कैसे वो जेल गए, उन सभी चीज़ों को सोचता हूँ तो ग्लानि होती है कि 25 साल में इनके साथ रहा। इसमें आपको, अगर मैं दर्शकों की जानकारी के लिए जानना चाहूँ, क्योंकि देखिए 25 साल तो एक उम्र का एक बड़ा हिस्सा होता है। बिल्कुल, एक जवानी का पूरा हिस्सा। आप 90 के दशक में ही चले गए थे अपनी क्रिकेटिंग करियर। 93 मैं एमएलए बना यहाँ पे, जहाँ बैठी यहाँ से एमएलए था। बिल्कुल, गोल मार्केट का पूरा। हाँ, 93 से एमएलए था, 99 में एमपी बन गया। उसके तो कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको उस वक्त भी, जब आप पार्टी के साथ थे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में पार्टी के साथ हो, और मैं आपको ये भी, दर्शकों को भी ये बात याद है कि वो नरेंद्र मोदी की पार्टी नहीं थी उस वक्त, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी थी। उनकी पार्टी थी। या बिल्कुल पार्टी थी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबों को समाहित करके लेके चलते थे। उनका एक था कार्य कि भाई एक राइट विंग जो होता है वो असर उसके अंदर था, लेकिन जो दूसरे लोग बैठे थे उनके एक्चुअली आईक्यू बड़ा कम था। सिर्फ सिस्टम ही बंधा हिंदू मुसलमान पे था, और मुझे बड़ा ही अजीब सी घुटन होती थी। मेरे बेस्ट दोस्त मुसलमान माइनॉरिटी में से, मेरे 10 बेस्ट दोस्त सिखों में से हैं, क्रिश्चियन से हैं। हम लोग इकट्ठे साथ में खेले हैं, एक जूठे गिलास से पानी पिया हुआ है। कभी जीवन में ऐसा सोचा नहीं। तो वो 10-12 साल के बाद ही वो बड़ा अजीब सा, जब यह दूसरे लोग आते थे, संघ के आते थे और उस तरह की बातें करते थे, और फिर मुझे पिताजी की बातें याद आती थी। वो 10-12 साल मैंने कैसे गुजारे मैं जानता हूँ। और फिर गुजरात लॉबी आ गई पूरी। बिल्कुल आ गई। तकलीफ होती थी आपको? क्योंकि अगर आप अभी भी बीजेपी के नेता होते तो सांप्रदायिक बयान दे रहे होते। मैं कभी, आप मुझे कभी उठा के देख लीजिए, एक बार पार्टी में रह नहीं पाते आप अगर नहीं देते तो यही तो एक घुटन ये भी तो थी। मुझसे कहते थे, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। मुझसे अनेकों बार प्रयास किया जाता था कि मैं कुछ न कुछ करूं कॉन्स्टिट्यूंसी, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। मैं ऐसे सांप्रदायिक काम में जा ही नहीं सकता। आप मेरा रिकॉर्ड उठा लीजिए, 1999 से लेके 2019 तक मैं दरभंगा में सांसद रहा, एक भी राइट नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, या किसी को, हिंदू मुसलमान ने किसी को लाठी मार दी या कुछ कर दिया, वो कुछ नहीं हुआ, न होने दिया। फिर कांग्रेस में भी आप रहे कुछ महीने, वो आपका तजुर्बा कैसा था? बहुत ही बेकार था। मैं तो ये सोच कर गया था कि मेरे पिताजी ने इतनी सेवा की, जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको खास करके चुन करके किया था। सबसे कम उम्र के पहले संसद के एमपी थे वो। उसके बाद वो इंदिरा जी के साथ कैबिनेट में रहे, राजीव जी के साथ कैबिनेट में रहे, फिर चीफ मिनिस्टर बन करके गए। तो मैंने कहा मैं आया हूँ यहाँ छोड़कर, इधर नेशनल पार्टी में आया हूँ, तो जो कर्ज है वो तो अदा कर दूँ, जो सुबह का भूला शाम को घर आया है, कुछ हो जाए। लेकिन मैंने देखा कि कुछ उतना खास था नहीं, ग्रास रूट पर कोई काम नहीं, और मैं काम करना चाहता था। मुझे कहा गया कि दरभंगा से मुझे सीट मिलेगी, दरभंगा से मुझे मिली नहीं, मुझे धनबाद भेज दिया, मैं जाना नहीं चाहता था, वहाँ से बुरी तरीके से हार के आया। उसके बाद मैं वापस आया, तो उसके बाद दीदी मुझे 99 में, जब मैं पहली बार 99 में एमपी बनकर आया था, तो रेल मंत्री थी, और उनसे मेरी मुलाकात 84 में ही हुई थी, जब वो सोमनाथ चैटर्जी को हरा कर आई थी। पापा उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे। फिर 91 में वो मिनिस्टर बनी यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की, तो तब दीदी से मुलाकात हुई। तो वो बड़ी बहन की तरह ही थी। इससे पहले मैं आऊँ टीएमसी की तरफ, और इसके बाद मैं आपको बता दूं, तो वो दीदी ने वहाँ 99 में जब मुझे इतने सालों बाद मिली, तो डांटा और कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम आ जाओ, तुम आसनसोल से लड़ो।
2004 में, तुम्हारा पार्टी हार जाएगा, नहीं बचेगा। तो एनीवेज वो सब हुआ, तो वो मुझे फिर कहाँ था पड़ा हुआ मुझे लेकर आई। तो मैं आज सब कुछ उनको बोलता हूँ कि उन्होंने उस रिश्ते को याद रखा और ले जा करके बंगाल में लड़ाया और जिताया। लेकिन देर हुई अंधेर नहीं हुई, ये कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी पे बात करती हूँ, फिर आती हूँ टीएमसी पे, फिर हम चुनाव की बात भी करेंगे। कांग्रेस पे बात करना टाइम वेस्ट करना है। आपके लंबे जीवन के बारे में बात करेंगे। ये बताइए, राहुल गांधी को आपने जो भी खिड़की आपको मिली जरा सी, उस खिड़की में झांक के गांधी परिवार और राहुल गांधी के बारे में क्या राय है आप? परिवार तो बहुत अच्छा है। अच्छा। सोनिया जी तो बहुत ही अच्छी लेडी है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। प्रियंका से भी एक बार भेंट हुई, काफ़ी उनमें धैर्य है बातों को सुनने का। राहुल जी से भी अनेकों बार बात हुई, लेकिन थोड़ा धैर्य खूब बैठते हैं और जो कंसंट्रेशन लेवल रहना चाहिए उस समय था। अब तो खैर देखता हूँ काफ़ी कुछ बदलाव उनमें आया है, लेकिन जब मैं उस समय मिला था तो वही परिस्थिति थी और मुझसे हाँ कहा गया, दरभंगा दिया गया, धनबाद, तो डी में ही फंसा रह गया। पहले दिल्ली में था, फिर दरभंगा में था, फिर धनबाद चला गया, अब दुर्गापुर में हूँ, वर्धमान दुर्गापुर। कुछ तो रिश्ता है पुराना, ऐसा कुछ डी से है। लेकिन कुछ बदले हैं राहुल गांधी? नहीं, आजकल मैं जो देखता हूँ काफ़ी बदलाव तो है, उनके भाषणों में काफ़ी कुछ मैच्योरिटी दिखती है। अच्छी बात है। ऑल्ट न्यूज़ ने एक सर्वे किया है, 2025 में सबसे ज़्यादा जो फेक खबरें फैलाई गई, उनमें सबसे ज़्यादा जो राहुल गांधी का डिमोनाइजेशन या दैत्यकरण किया गया, उनमें सबसे ज़्यादा राहुल गांधी हैं। 61% जो है उनके खिलाफ ये सारी फेक खबरें थी जो भाजपा ने फैलाई हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको दिन रात उसकी छवि को कुचलने और ख़त्म करने की कोशिश होती है, फिर भी व्यक्ति उठ खड़ा होता है और कहता है कि नरेंद्र मोदी को चुनौती दूंगा। आप ममता बनर्जी के खिलाफ कितना किया है? जो लीडर इनको खतरा लगता है, ये बेसिकली चाहते हैं कि रीजनल पार्टियां अगर बनी है तो बनी रहें, वहां हम जीत सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेंट्रल कोई फोर्स सामने नहीं आना चाहिए मोदी के। तो दिखाते हैं मोदी के सामने कौन? राहुल गांधी। ये क्यों नहीं बताते ममता बनर्जी? जरा दिखाओ। रेड मारती है ईडी सबके यहाँ पे, उन्होंने ईडी पे रेड मार दी। हाँ, मैं उस बारे में बिल्कुल बात करूंगी, लेकिन ममता बनर्जी के बारे में जो लोग उन्हें नजदीक से जानते हैं वो कहते हैं कि काफी हद तक एक तरह की डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज उनके अंदर भी हैं। शायद ये बहुत ही गलत है आपकी मैं आपको बताऊं कि अभी जो नेशनल प्रोफाइल के आपके एमपीज हैं, उनमें मान लेते हैं महुआ मोइत्रा हैं, मशहूर हैं बहुत, आप हैं बहुत मशहूर हैं, डेरेक ओब्रायन को हम कह सकते हैं। तो ये 3-4 लोग ऐसे हैं जिनकी शोहरत पूरी राष्ट्रीय स्तर की है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शोहरत है। उसके अलावा दीदी किसी का कद नहीं बढ़ने देती, ऐसी शिकायतें सुनने को मिलती हैं। तो फिर ऐसे में ये नए नए लोग कहाँ से ऊपर सामने आते हैं? ये शाइनी घोष कहाँ से आई? अगर कद नहीं बढ़ने देगी तो वो आगे कैसे आई? उसको इतने अवसर बोलने के क्यों दिए जाते हैं? जून माल्या है, वो भी तो आई है, एमएलए थी, एमपी बनी, उनको बोलने का अवसर, इन लोगों को बोलने का अवसर क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि इनका कद बढ़े, लोग जाने समझें, इनको अवसर मिले और आगे के लिए तैयार हो सकें। मैंने कितनी बार देखा, मैं तो खुद देखा है कि उनके एज अ सीएम आप उनके घर जाइए, वो खुद आपके आके प्लेट में खाना जो है वो परोसती हैं। हाँ, ये भी शोहरत है उनकी, ये भी शोहरत है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि वो सिर्फ वही बोल सकते हैं आप जो दीदी चाहेंगी कि आप बोलें। बिल्कुल नहीं। अगर आप उनके सामने सही बात बोल रहे हैं, अगर आप उनके सामने सही तथ्यों को रख रहे हैं, वह उसका सम्मान करती है। अगर आप गलत बोलेंगे तो फिर आपको बोलने नहीं देंगे, वो तो साफ बात है, कैरेक्टर है उनका, सादगी में रहना। एक बार मैं हमारे इलेक्शन में ही उनका चप्पल टूट गया, वो हवाई चप्पल में जाती है, वो चप्पल में से वो निकल नहीं जाता है, वो निकल गया तो उन्होंने पिल मंगाया कहीं से, किसी से, किसी लेडी ने पिल दिया, उस पिन को लगा दिया, उसको पहन के फिर चलने लगी। आप देखिए, सादा जीवन है, सादा रहती है। और अगर स्ट्रांग है तो है, व्हाई शुड अ लीडर बी स्ट्रांग? नॉट स्ट्रांग लाइक नरेंद्र मोदी। हाँ, मैं वही कह रही थी कि स्ट्रांग का मतलब ये ना हो कि तानाशाही आपके अंदर आ जाए। तानाशाही नहीं आनी चाहिए। उन पत्रकारों को पसंद नहीं करती जो सवाल पूछते हैं, और इसके अलावा वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे आरएसएस के गुंडे हैं, वहाँ टीएमसी के गुंडे हैं, अपना पूरा कंट्रोल रखती हैं अपने सांसदों पर। इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। सुनने दीजिए, उसमें क्या है? आप मुझे बताइए, यहाँ क्या होता है? यहाँ तो लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर कंट्रोल रखते हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने तो आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। मनमोहन सिंह ने अपने समय में तो 100 से ज्यादा किए थे, और वो मौन मोहन थे फिर भी। और वो मौन मोहन थे। ये बड़े बक नरेंद्र हैं, तो ये क्यों नहीं बोलते? एक बार नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्यों नहीं करते? ये कंट्रोल में सब कुछ रखते हैं। ममता बनर्जी ने तो कभी नहीं रखा। उन्होंने जब क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन का जवाब दिया उन्होंने, तो कीर्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। नहीं, कीर्ति बिल्कुल आजाद है। बिल्कुल, आप पूरी तरह आजाद हैं, जो चाहे कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकता हूं, जो मैं चाहूं, जो चाहता हूं बोलता हूं, मैं भेजता हूं।
कि भाई ये मैं ऐसे ऐसे करके ये फलाना बोलने वाला हूँ, या मैं कहता हूँ कि मैं आज ये बोलना चाहता हूँ, वो बोलना चाहता हूँ। हाँ, प्रोसेस क्या होता है ये बताइए जरा। प्रोसेस कोई ऐसा नहीं है, हाँ। आपको बिल्कुल पूरी आजादी है, आप जो बोलना चाहें। अच्छा, लेकिन एक सिनॉप्सिस भेजना होता है पार्टी को कि हम ये बोलना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भेजना नहीं होता, मैं अपनी तरफ से भेजता हूँ। अच्छा, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है? कोई पाबंदी नहीं है, जब तक आप लोगों का इशू उठा रहे हैं। अगर 2 लाख करोड़ रुपए 2022 से पश्चिम बंगाल का बकाया केंद्र सरकार पर, जिसमें जीएसटी है, जीएसटी तो 9% आईजीएसटी है, 9% एसजीएसटी है, वो तो दे दो, वो भी नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने मनरेगा का नहीं दिया, इन्होंने घर का नहीं दिया, इन्होंने सड़कों का नहीं दिया, इन्होंने शिक्षा का नहीं दिया, इन्होंने किसी चीज का पैसा हमें दिया ही नहीं। 2 लाख करोड़ लेके बैठे हुए, घमंड किया हुआ इन लोगों ने। और इसके लिए कई बार संघर्ष भी किया है। बिल्कुल किया, आई कितनी बार कहा उन्होंने। बनर्जी यहाँ भी आई, उसके बाद ट्रेनों में भर भर के लोग आए और उस तरह का। उसको छोड़िए, उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों ने मनरेगा का काम किया है उनको पैसा नहीं मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा देना है, नरेंद्र मोदी ने पैसा देना है। उन्होंने 20,000 करोड़ अपने पश्चिम बंगाल के खजाने से दिए लोगों को कि वो भूखे न मरे। उन्होंने 20,000 करोड़ बंगला में वो बनाने के लिए कि जो आपको घर बनाने के लिए उसने कहा था, पैसा नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने, उसका लो, उसका पैसा दिया। और मैंने खुद खाया है वो खाना जो आपके किचन में मिलता है, कितना 10-12 रुपए या 9 रुपए की कोई थाली मिलती है। हाँ, बिल्कुल। इसमें एक अंडा मिलता है, हाँ। और चावल और दाल भी मिलते बिल्कुल, हैं। अच्छा पौष्टिक अच्छा आहार खाना, मैंने खुद खाया। कोई हेरा फेरी नहीं, ये यूपी की तरह नहीं। हाँ। जहाँ अस्पतालों में चूहे घूमते हैं, खाने की बात तो छोड़िए। तो आप उस चीज को देखिए। तो तमिलनाडु के बाद, अम्मा किचन के बाद, मेरे ख्याल से ये वेस्ट बंगाल का ही अकेला मॉडल होगा। बिल्कुल, मेरे विधानसभा में बर्धमान जो शहर है उसमें खोकनदास मेरा एमएलए है, उसके वहां पर उसने बड़े बड़े भांड बनाए, उसके अंदर कितनी बढ़िया खिचड़ी बनती है। तो मैं जब कभी भी उस एरिया में रहता हूं तो वहीं से खिचड़ी मंगा के खाता हूं, या चला जाता हूं वहीं खा लेता हूं। लेकिन इतनी गरीबी क्यों है बंगाल में? बिल्कुल नहीं है गरीबी, तो जिस तरीके से है वो पूरे देश में है, उस प्रकार की अगर आप तुलना करें तो वो आपको मिलेगी। एक बार तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर एक इंसान का दाहिना हाथ मजबूत हो और बायां हाथ कमजोर हो तो फिर इंसान पूरा नहीं होता, इसलिए जो पूरब में लोग हैं मैं उनको भी देखूंगा और पश्चिम की तरफ बढ़ाऊंगा। वो क्या हुआ उसका? वो तो आस ही देखे जा रहे हैं, 12 साल हो गए बजट लाते हैं ये, आज भी आस, आंखें पथरा गई। 2 करोड़ नौकरी हर साल कब आएंगे, 15-15 लाख की आस लगाए बैठे हैं कि सबके अकाउंट में जाएंगे, वो काला धन आएगा। बुलेट ट्रेन 1 लाख का था, 2 लाख करोड़ का हो गया, और मालूम ही नहीं एक पटरी नहीं डली है। तो ये सब चीजें छोड़िए ना, ये 100 स्मार्ट शहर बनने थे। हाँ, वो तो योजना बंद कर दी 14,000 करोड़ खर्चा करने के बाद। और इस बजट में तो नाम भी नहीं लिया गया, फेंको नाम भी नहीं लिया गया, बिल्कुल कुछ लेकिन नहीं। समझ में नहीं आता कभी कभी कीर्ति जी, एक थोड़ा सा राजनीति को अलग से रखें, कितनी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हुई है। मतलब उससे पहले वामपंथी पार्टियां थी, उसके बाद आपकी पार्टी आ गई। पूरे 50 साल का इतिहास अगर हम देखें तो नॉन बीजेपी हाथों में रहा है बंगाल के। फिर भी आप कारोबार के लिहाज से देखिए, नौकरियां देखिए, मिडिल क्लास को देख लें, आप गरीब लोगों को देख लें। अभी भी कलकत्ता शहर भी अगर आप जाएंगे, कोलकाता, तो वहां भी लगता है कि ये कोई पुराना सा एक भुलाया गया शहर है। हम क्यों नहीं देखते इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था बेहतर? कभी आपने देखे नहीं जो पुल, नए नए पुल बने हैं? कभी आपने आगे जाकर उसके आसपास, बंगाल के आसपास, अब तो दिल्ली में भी आप चांदनी चौक चले जाइए, क्या कहेंगे उसके बारे में? सीमापुरी चले जाइए, आप देख लीजिए दिल्ली में क्या हालत बदतर है ही, है ना। तो ये तो दिल्ली, तो ये तो नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ, तो शहर है, नेशनल कैपिटल है, इस पे तो पैसा खर्चा होना चाहिए। वो पैसा कहाँ जाता है किसी को मालूम नहीं। वहां पर हमें जब सरकार मिली, लेफ्ट इतने सालों 77 से थी 2011 तक में, हमें जो सरकार मिली, खजाना कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, खत्म था। आज खड़ा होकर के कम से कम लोगों को अपने उस पर खड़े हो। लेटेस्ट जो प्रोग्राम है वो लकी भंडार है, जिसमें हर महिला को जो हेड ऑफ द फैमिली है, राशन कार्ड पे नाम महिला का होगा जो हेड ऑफ द फैमिली है। जो वहां पर स्वास्थ्य साथी जो योजना है उसके अंदर लेडी है और उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। इन्होंने ये तो पुरानी स्कीम है आपकी, ये तो पिछले चुनाव में चल रही है। लकी भंडार भी चल रही है, रूपोश्री चल रही है, जिसको कि यूनेस्को ने, यूनिसेफ ने अप्रिशिएट किया है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम है जो चल रहे हैं। वहां पर लोगों को एक्चुअली आत्मनिर्भर कैसे करना है वो ममता बंदोपाध्याय ही कर रही है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। ये तो सिर्फ बोलते हैं मोदी जी। जी हाँ, दर्शकों को बताना चाहती हूँ मैं कि आप देखिए, हैरानी की बात है, अभी 1 हफ्ते पहले सर्वे हुआ है सी वोटर का, और सर्वे ये कहता है कि अगर इस तारीख में, यानी आज के दिन चुनाव होता है लोकसभा का, जिसमें बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने सबसे मजबूत अवतार में हैं, तो भी टीएमसी अपना रिकॉर्ड पुराना रिपीट करेगी। कैसे होता है ऐसे? इसलिए होता है क्योंकि लोकप्रियता है, वो जन जन के बीच में जाती हैं।
सिर्फ केवल भाषण झूठे नहीं देती, फेंकती नहीं है, जो बोलती हैं सो करके दिखाती हैं। अभी 20 लाख करोड़ का उन्होंने कहा है कि मैं सड़कों का जो भी सड़कें हैं खराब उनको उनके लिए पैसे दूंगी। फेंकने का उनका इरादा कभी नहीं रहा। आजाद जी, मेरा कंसर्न ये है कि एक पत्रकार और एक भारतीय नागरिक होने के नाते जब तक एक स्वस्थ और अच्छा मजबूत विपक्ष रहेगा तभी ये लोकतंत्र चल पाएगा। और इसीलिए जब विपक्ष की कुचली हुई आवाज कुचलने की कोशिश होती है तो मेरे जैसे पत्रकार आगे बढ़ते हैं और आपका इंटरव्यू करते हैं या गरीब लोगों की आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। और इसमें मैं किसी भी ऑब्जेक्टिविटी का दावा भी नहीं कर रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि कब तक रेजिस्ट करेंगे आप? ये देखिए, आज भी टीवी चैनलों पे चले जाइए तो इस कदर प्रोपेगेंडा है, ऐसा लगता है। अभी बंगाल फाइल्स के नाम से पूरी फिल्म देखी मैंने 3 घंटे की। उस टॉर्चर को मैंने सहा ये समझने के लिए कि आखिर ये लोग करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। तो उस फिल्म में भी पूरी तरीके से ये नहीं बताया गया कि बंगाल का इतिहास क्या था आज़ादी के वक्त का। वो गांधी जी की हत्या तो बार बार की है उस फिल्म में, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि आज के मुस्लिम लीगी लोगों से, आज के पाकिस्तानी लोगों से बचाया जाए बंगाल को और उसके लिए बीजेपी को जिताया जाए। आप ये तो प्रोपेगेंडा समझ ही सकते हैं। आपके पास कार्ड क्या है इसका? नहीं, लोग वहां के मानते ही नहीं। मैंने बंगाल जैसी एक जगह देखी है, जो क्रिकेट में मैंने कहा ना आपसे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे थे, एक गिलास में, जूठे गिलास में पानी पिया करते थे। मैंने बंगाल में वो देखा है। और लोगों का वहां के बंगाल का एक कल्चर ही अलग है, वहां की संस्कृति ही अलग है। सड़क के इस पार मुसलमान रहते हैं, सड़क के इस पार हिंदू रहते हैं। ये नहीं इलाका है कि मुसलमान इलाका है और हिंदू इलाका है। अगर दुर्गा पूजा होती है तो मुसलमान आके उसमें मदद करते हैं, बलि प्रदान में मदद करते हैं। मुसलमानों के यहाँ जब ईद होती है, बकरीद होती है, तो हिंदू लोग जाते हैं। आज तक मैंने ऐसा भेदभाव बदलाव देखा नहीं है। आप अनेकों बार वीडियो में देख सकते हैं, महिलाएं बुर्का पहन करके दुर्गा पूजा में खड़ी हैं। बिल्कुल। आंचल लिए हुए हिंदू जो है वह ईद में है। ये केरल और पश्चिम बंगाल 2 ही जगह पे देखा है ऐसा मैंने। हाँ, तो ये चीज इनको नहीं अच्छी लगती ना, इनको ये पसंद नहीं है, इनका हेट्रेड है। ये कभी बात नहीं करेंगे कि किस प्रकार से खुशान आए, उन लोगों ने लूटा। 60 लोग आए, वो किस तरीके से उन लोगों ने लूटा, अहोम आए कैसे लूटा, ये बातें नहीं करेंगे। ये इनको केवल एक मुसलमान लगता वही लूटा। आज जो ये प्याज में बनकर के मसाला खाते हैं ना, ये भी सुल्तानी लेके आए थे। आज जो अलग अलग मसाले में खाना खाते हैं, ये सब वही लेकर आए थे। ये जो अचकन पहनते हैं ना मोदी जी, जिसको नेहरू जैकेट बोलते हैं, ये भी शुरू मुगलों के समय ही बननी शुरू हुई थी उनके दरबार में। उसका फिर बदलते 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 छोटा हो गया। अरे हमारा जो है कॉम्पोजिट कल्चर है। तो इस कल्चर में हमारे, जैसा कहते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हमारे देश में हो कहीं मिल नहीं सकती, और उसको बर्बाद कर रहे हैं ये बीजेपी और आरएसएस वाले। तो धोती कुर्ता पहने क्या मोदी जी फिर? वही तो मैं कहता हूं, पैंट शर्ट नहीं पहनना चाहिए। ये मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, पैंट शर्ट क्यों पहनते हैं, कलम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये गाड़ियों पे क्यों चढ़ते हैं, इनके पास मोबाइल फोन क्यों है? लेकिन हमारे अगर तो 5000 साल पहले की हमारी सभ्यता है तो उसी में जाओ ना। और 5000 पहले वैदिक काल में तो लोग सारे नॉन वेजिटेरियन थे। वही मैं कहने की कोशिश कर रही थी, वहां तो पुष्पक विमान भी होते थे। लेकिन हाँ, तो पुष्पक विमान लाए ना, ये सारी पुष्पक विमान को लेकर के आए। अब ये मॉडर्न हवाई जहाजों में क्यों घूमते हैं, विदेशों में क्यों जाते हैं, टेबल कुर्सी पर क्यों बैठते हैं, जूते क्यों पहने हुए इन्होंने? नहीं करना चाहिए सब। इनको धोती कुर्ते में, कुर्ता भी नहीं, सिलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ऊपर अंग डालिए, धोती पहनिए और पहन के जमीन पे बैठिए, केले के पत्ते पे खाइए और दुनिया को बताइए कि ये है हमारा धर्म। ये सब करो, मैं आ जाता हूं तुम्हारे पास। पीछे बैठा हुआ किरण रिजिजू कहे कि मैं खाता हूं गौमांस, सिर्फ सीधा सीधा प्रधानमंत्री के पीछे बैठते हैं। लेट एनीबॉडी डू व्हाट दे वांट टू डू। मैं तो देखा, आज भी मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं, आपने भी देखा होगा। देखा मैंने। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं, आज शंकराचार्य बोल रहे हैं, क्या कहा शंकराचार्य ने? नंबर 2 पे हैं हम एक्सपोर्ट, एंड द बिगेस्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया इज इन यूपी। और कौन कर रहे हैं? हिंदू। बीफ का कारोबार, बीफ का कारोबार, नाम दिया हुआ अल कबीर। लेकिन ये भी तो बताया कि भाई ये वो गाय नहीं है जो हमारी माता है, ये तो और दूसरी कोई स्वीडिश गाय है। नहीं, ये मिथुन है। मिथुन है, अच्छा। वहां की लोकल गाय है वो, जैसे जिसको बोलते हैं ना नेशनल एनिमल, उसको मानते हैं उस गाय को, मिजोरम में या नॉर्थ ईस्ट में। उसको ये इस तरीके से बात करते हैं, मतलब वो कहते हैं ह्यूमन इरेक्टस हैं। तो यहाँ के हैं, यूएसए के नहीं है। वहां के क्या है भाई? इंसान तो इंसान है ना, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे वो यूरोप का हो, चाहे मिडिल ईस्ट का हो, चाहे अमेरिका का। इंसान तो इंसान है। इंसान इंसान में तो फर्क नहीं हो सकता ना। अगर मैं विदेश में जाऊं और मुझे खून की जरूरत पड़ेगी तो मैं कोई हिंदू और ब्राह्मण नहीं ढूंढ रहा हूंगा अपनी तरह। मैं वही ढूंढूंगा कि O+ किसका है। मेरा O+ है, जिसका O+ होगा मैं लूंगा।
वो इंसानियत है। तो गाय है, तो ये भी उसमें ढूंढते हैं, इनको खुद ही नहीं मालूम। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। धर्म क्या है इनको खुद ही मालूम नहीं, वेद क्या है। लेकिन जहर बहुत नीचे तक और अंदर तक फैल चुका है। वेदों से शुरू हुआ, वेद की कहानी क्या थी। वेदों के बाद 6 दर्शन थे, उन दर्शन में सांख्यिकी था, योग था, उसमें मीमांसा है, इन सबों में अलग अलग है। कुछ उसमें आस्तिक हैं, 6 ऐसे हैं योग जिसमें ये आस्तिक हैं, और 3 ऐसे दर्शन हैं जो इसमें नास्तिक हैं। इनसे पूछो, पूरा ये बात ही नहीं कर पाएंगे। मैं तो कहता हूँ ये आरएसएस वाली और ये कौन, क्या नाम है, क्या त्रिवेदी घूमता है, आए सामने बात करता हूँ, बहस नहीं कर पाएंगे आपसे। हाँ करे ना, आए करे, मुझे क्या सिखाते हैं ये। मैं पश्चिम बंगाल राजनीति पे दोबारा आती मैं तो राम की बात करते हैं, मैं मानता हूँ राम है, बट तुम सब पर राम तो नहीं थोप सकते ना भाई। मैं मानता हूँ राम, मैं तो सीता माँ के जन्म स्थान का हूँ, भगवान राम के ससुराल वाला हूँ। उत्तर में शिव है, दक्षिण में यप्पन है, पूर्व में माँ काली है और पश्चिम में गणेश है। 32,000 देवी देवता है हमारे, तो सबका सम्मान होना चाहिए ना। तुम सब पर एक ही थोपोगे कैसे चलेगा। कृष्ण भी तो थे, कृष्ण के बारे में क्यों नहीं बात होती। मां काली दुर्गा वो आई, उन्होंने संहार किया, उनके बारे में क्यों नहीं बातें होती। आप जबरदस्ती थोपना चाह रहे हो, जबरदस्ती थोपना चाह रहे हो, क्यों। मेरे घर में मंदिर है, राम दरबार है, महादेव है, मैं पूजा करता हूं, मां दुर्गा की पूजा करता हूं, लेकिन नुमाइश नहीं करते उसकी। नहीं, नुमाइश क्यों करूं, मेरी अपनी आस्था है। अगर मैं राम मंदिर नहीं गया तो मैं सनातनी नहीं हूं। नहीं गए आप राम मंदिर? मैं नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैं कामाख्या जाता हूं। अच्छा। हाँ, मैं कामाख्या जाता हूं क्योंकि मेरे यहाँ दशम विद्या की, महाविद्या की पूजा होती है। हम शक्ति के उपासक हैं। उसे भी तो शक्ति भी है और मांत्रिक भी है, वैष्णव है। जो वैष्णव है वो राम और उनको मानते हैं। मैं माँ काली को मानता हूं, मैं दशम महाविद्या में विश्वास करता हूं। श्यामा तारणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, वो मेरी आस्था है, वो सबकी आस्था है। वहां बलि प्रदान होता है। लेकिन वो कहेंगे मेरे पे जबरदस्ती आप कुछ कैसे थोप सकते हो। कहेंगे असली हिंदू तभी माना जाएगा जब आप राम पर विश्वास रखेंगे, राम मंदिर पर विश्वास रखेंगे। हिंदू नाम किसने दिया? वहां घुटने, वहां सर माथा टिका के हिंदू नाम किसने दिया? हिंदू नाम वेदों में है, पुराण में है, वेदांत में है, जो अंत है वेदांत वेद का, उसमें है क्या? नहीं है। अच्छा, महाभारत में है। महाभारत में भी जो बोलता है, तो महाभारत में वो बोलता है वो भारत एक ट्राइब था। अब इन सबों की बात करूंगा तो इसकी कंट्रोवर्सी शुरू होगी। आरफा शेरवानी खानम के यहां से कीर्ति आजाद ने ऐसा बोला। जो सच्चाई है सच्चाई रखो ना। जब पर्शिया में प्रोसिक्यूशन हुआ लोगों का, वो लोग आए, उनके वोकैबुलरी में स नहीं, लोग अभी भी सड़क बोलते हैं सड़क को। सिंधु को इन्होंने हिंदू बनाया। स नहीं था तो ह था। तो सिंधु नदी के पार नहीं, हिंदू दरिया के पार हिंदुस्तान जाना है, तो हम बन गए। नहीं तो मुझे बता दिए महाभारत ही, चलो रामायण में बता दो। नहीं, और ये हिंदू भी फारसी का शब्द है। और जब हम पूजा करते हैं अल हिंद से शुरू हुआ, जो अफगानिस्तान से शुरू। अब आप मुझे बता दो, हमारी पूजा होती है आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बो द्वीपे। कहाँ हिंदू द्वीपे? नहीं, जम्बू द्वीप था किस समय में? अशोका के समय में था। अब भारत कहाँ से आया? जो बोलते हैं महाभारत में भारत है, वह भारत ट्राइब था जिसके विरुद्ध में लड़ाई थी। आप अगर इतिहास उठाएंगे तो कलिंग ने भी कहा कि हम भारतीयों से लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब कलिंग भारत के उसमें तो नहीं था। बहुत सारी चीजें, प्रोग्राम छोटा आपका नहीं तो मैं बहुत बातें कर सकता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल राजनीति पे आ जाती हूँ। बहुत दिलचस्प आप बातें कर रहे हो, मुझे लगता है इसी पे हम जारी रखें। लेकिन वापस आ जाती हूँ आज की राजनीति पर। मुझे ये बताइए कि फिलहाल जैसे मैंने कहा कि आखिरी किला भेदने की तैयारी, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, खुद अमित शाह जी के शब्द हैं, लास्ट फ्रंटियर। हाँ, तो ये उनके खासकर लास्ट फ्रंटियर, आखिरी किला भेदने की वो खुद कोशिश करें। यानी अपने जो सपने हैं और अपने जो इरादे हैं वो छिपाने की कोई कोशिश नहीं है। आपकी क्या स्ट्रेटजी है? अभी हमने देखा किस तरह से ईडी ने रेड किया आईपैक के ऊपर, और कहा यह गया कि भाई वो तमाम तरह की वो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स चुराने की कोशिश हो रही थी कि आपकी जो राजनीतिक पूरी स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, उसकी चोरी हो जाए। ये स्ट्रेटजी कैसे बनाई आपने कि आप जाकर खुद ईडी को रेड कर देंगे? ये 6 बजे सुबह आए, इनको कागज कौन से चाहिए थे? कोयले के। जो केस उन्होंने 2019 में किया था, 22 में बोला कि गोवा में गया, 24 में ये केस खत्म हो गया,
खत्म होकर शांत बैठे रहे। 26 में ये आ गए। कब आए? जब चुनाव 2 महीने रह गए। रेड मारा आईपैक पे, कागज ढूंढने आए थे कोयले का। ये 6 बजे से पौने 12 बजे तक पौने 6 घंटे काम करते रहे, तब तक इनको कागज नहीं मिले। फिर ममता बनर्जी आ गई तो व्यवधान डाल दिया। तुम कैसी एजेंसी हो कि पौने 6 घंटे में तुम कोयले के कागज नहीं निकाल पाए? तो इस एजेंसी के ऊपर भी तो प्रश्न होना चाहिए। कितने केस तुमने अब तक सॉल्व कर लिए, सो बता दो। क्यों आए थे तुम? क्योंकि आईपैक को हमने एंगेज किया है। आईपैक हमारे टोटल इलेक्शन का काम देखता है। कौन कौन कैंडिडेट लड़ेंगे, कैंडिडेट की लिस्ट क्या है, हमारे पार्टी वर्कर्स प्रदेश से लेकर गांव तक, टोले तक कौन कौन हमारे वर्कर्स हैं, कहां हैं, कौन किसको किसने टिकट मांगी है, कौन टिकट जिसको नहीं मिला तो वो शुद्ध हो सकता है, वो सारा डिटेल है उसमें। आपकी इस जिरह की एसआईआर के कागज हैं, नहीं वो सब ठीक है, बीएलए के कागज हैं। हमारे बीएलए कौन है? बात की ये है कि पहली बार ऐसा नहीं है कि आईपैक आपके स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ये तो पिछले 6 या 8 साल से बना रहे हैं। हाँ। तो पिछले चुनाव में क्यों नहीं रेड की थी उन्होंने, अगर मोदी जी को आपके डॉक्यूमेंट्स ही क्योंकि तब ये 200 पार कर रहे थे ना। इन्होंने ये कहा था कि हो ही गया, क्योंकि इस मीडिया ने तो इनको 200 पार करा दिया था, जैसे 400 पार 2024 में लोकसभा में करा दिया था। प्रशांत किशोर देख रहे थे इसको। प्रशांत किशोर का एंगल क्या है इसमें? नहीं, प्रशांत किशोर देख रहे थे, वही कंपनी है प्रशांत किशोर, उसके भाग थे, उन्होंने छोड़ दिया, चले गए बिहार में लड़ दिया। जब वो छोड़ दिया उन्होंने, उससे क्या फर्क पड़ता है? रेड तो इन्होंने मारना ही था, कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई नहीं है। रेड इन्होंने मारना ही था, दिखाना था, कुछ नहीं है। ले जाते कहते हमको कागज मिल गया है, कुछ नहीं। तो अभी कॉन्फिडेंट नहीं है इसलिए इन्होंने रेड की है। पहले से 6 साल से इसलिए रेड नहीं की। ये तो इनसे पूछिए ना, ये तो इनसे पूछिए कि तुमने इलेक्शन के पहले क्यों रेड किया? तुम मेरे कागज लेने आए थे इलेक्शन के, मतलब ये ब्लेटेंटली पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते, कहीं कुछ हो तो ईडी लगा देते हैं, कुछ से कुछ कर देते हैं। अब एसआईआर पे मैं आ जाती हूँ जल्दी से। ये बहुत बड़ा, इतना बड़ा मुद्दा है कि शायद हमारे लोकतंत्र को न सिर्फ कि घुन की तरह खा रहा है, बल्कि मैं कहूँगी एक डायनासोर की तरह एक ही निवाले में हड़प रहा है पूरे के पूरे लोकतंत्र को। मुझे लगता है एसआईआर के बाद शायद लोकतंत्र और जो विपक्षी पार्टियां हैं, एक तरह से सिर्फ एक नौटंकी बची है उनका चुनाव लड़ना। और ये मैं बात बहुत साफ गोई के साथ कह रही हूँ, इसमें मैं फिर से कह रही हूँ कोई ऑब्जेक्टिविटी दिखाने की कोशिश भी नहीं करूँगी कि हाँ एसआईआर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो वोटरों के तथाकथित शुद्धिकरण का एक तरीका है। मुझे लगता है सीधे तौर पर विपक्ष को खत्म करने की एक साजिश है। 2003 में खत्म हो गया था एसआईआर, उसके बाद एडिशन डिलीशन होने थे। इस चीज को क्यों नहीं कोई समझता है? मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। एसआईआर पर आरोप से मैं आगे, मुझे लगता है ये डिबेट आगे बढ़ चुकी है और अब ये है कि आप टीएमसी, जो सबसे बड़ा फ्रंट नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के मुताबिक सबसे बड़ा जो किला खड़ा हुआ, आप मुकाबला क्या करेंगे? आपकी हैसियत ही क्या है? आप तो सिर्फ एक स्टेट में हैं, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या बिगाड़ लेंगे? ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, इनको पता आना चाहिए, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई वहां क्या करे तलवार। ये तलवार लेकर के आ जाए। हमने लोगों को सुई धागे से पिरो के रखा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को अपने देश में, गरीब अमीर सब इकट्ठे एक साथ बैठते हैं, उसका काम किया है। तलवार लेके भांजते नहीं हैं, लोगों को काटते नहीं हैं, लोगों को लड़वाते नहीं हैं। हमारा काम उस सुई की तरह है जिसमें धागा लगा है, लोगों को मिलाते हैं। तो ये जो दूर के ढोल सभामने इनको लगते हैं ना, ये बेचारे बड़े मुगालते में है ये लोग। ये समझते नहीं है कि थोथा चना बाजेगा ना। लेकिन प्रक्रिया ही अगर प्रदूषित है और प्रक्रिया में ही अगर झोल है तो आप क्या करेंगे? हम लड़ रहे हैं, आपका है लेकिन वोट नहीं डालने हम लड़ रहे हैं। आज हालत देखो ना क्या एसआईआर की भी। एसआईआर एक्चुअली शुरू ही बंगाल के लिए किया गया था। ये जीत नहीं सकते, इन कुड़ते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है विंडिक्टिव, इनको कुड़न है कि एक 5 फुट 2-3 इंच की लेडी अकेले खड़े होकर शेरनी की तरह, बागिन की बच्ची खड़े होकर के इनको दिखा दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। यह सबसे बड़ी बात है। और यह इनसे किसी तरीके से होना, वैसे भी महिलाओं को कुछ करते नहीं, आरएसएस वालों में तो महिलाओं को कोई लेना देना है नहीं, आपस में ही ये फिट रहते हैं। तो ये इनके साथ में ये देख नहीं सकते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनका ये। तो क्या स्ट्रेटजी क्या है, क्या करेंगे? स्ट्रेटजी हमने देखी, नीतीश कुमार जी से मिलने वाली है ममता बनर्जी, मैंने सुना, और इसके अलावा क्या आपने मुकदमा भी उसके दर्ज कर सामने? दिया है? यस, बिल्कुल। हमने वहां पर जितने भी ये फॉर्म 7 जबरदस्ती ले जा रहे थे, सबको पकड़ा गया, देखा गया। हजारों हजार के फॉर्म लेकर के जा रहे हैं, जबकि इंसान को व्यक्तिगत जाना चाहिए। 85 साल के उम्र के लोगों को बुलाया जा रहा है। वहां अमर्त्य सेन को नहीं छोड़ा गया, वहां हमारे सांसद को नहीं छोड़ा गया।
हमारा देव जो अमिताभ बच्चन है पश्चिम बंगाल का, उसको नहीं छोड़ा इन्होंने। वाइस एडमिरल है, उनको नहीं छोड़ा इन्होंने। नाम में कोई डिस्क्रिपेंसी हो, अब कल्याण को कल्याण बोलते हैं, नाम में हल्का कोई डिस्क्रिपेंसी हो, तुम उसका नाम काट दोगे। कितने लोगों को, जिंदों को मार दिया। तो ममता बनर्जी पहले ये कह रही थी एसआईआर से पहले कि मैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स को घुसने नहीं दूंगी पश्चिम बंगाल में, लेकिन ऐसा तो तकनीकी तौर पे भी संभव नहीं था। वो आए, उन्होंने आके अपनी पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया और बड़े चौंकाने वाले नतीजे भी जो फर्स्ट ड्राफ्ट में आए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं कि जिन लोगों को बाहर करना चाह रहे थे वो लोग अंदर हो गए हैं, खासकर जो गरीब, जिनको तथाकथित बंगाली बांग्लादेशी मुसलमान कहा जाता है। भाई तो देखो, हाँ, अब ये मुर्शिदाबाद और उसके आसपास का अमित पूरा शाह कैसे अपनी नाकामी को दूसरे के ऊपर ठोकता है। मोदी बोलता था ये कैसे हो सकता है कि बिहार, ये तो केंद्र सरकार को रोकना चाहिए जो घुसपैठिए आते हैं, जब ये सीएम था। खुद बोलता था ना, रुपया गिर रहा है, ये तो दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, पतला कैसे हो रहा है। तो जवाब देना। एक इंटरव्यू में, प्लीज निकालिएगा, मैं भी आपको दूंगा, अमित शाह बोल रहा है कि बाउंड्रीज को, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बांधना, प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां नदी है, नाले हैं, पहाड़ है, जंगल है, झाड़ है, इस कारण से हम नहीं रोक सकते घुसपैठ को। और आके हमें बदनाम, भैया तुमने 50 मील तक तुमने अपने कब्जे में ले ली। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पहले 5 मील तक था, इन्होंने 50 मील तक ले लिया। केंद्र सरकार कहीं भी जमीन की अधिग्रहण कर सकती है, कर लेते तुम बंगाल में, किसने रोका था तुम्हें? अगर तुम ये सुनो, तो जब आपके पास 50 किलोमीटर तक है तो आपको बनाने से रोका किसने? आप चिट्ठी फालतू का लिख रहे हो, जरूरत ही नहीं है। और जिम्मेदारी भी संवैधानिक इंटरनेशनल तो तुम्हारी है भाई। और अगर यहां से घुसपैठिए गुजर रहे हैं तो बाईसारन में 26 लोग क्यों मर रहे हैं? लाल किले में अटैक क्यों हो रहा है? यहां कहां से आ रहे हैं? पश्चिम जम्मू कश्मीर में तो तुम्हारा गवर्नर बैठा है, उमर अब्दुल्ला के पास तो पुलिस है नहीं, प्रशासन है नहीं, गवर्नर तुम्हारा बैठा है, जैसे पुलिस तुम्हारी है, मिलिट्री तुम्हारी वहां कोई जगह बैठी हुई है, कई जगह पे तुम्हारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बैठी हुई है, सब तो तुम्हारे। फिर कहां से आ गए? अमित शाह ने वीजा दिया था क्या इन 4 लोगों को कि आओ मारो? जायज़ है आपकी बात, लेकिन आरोप ये भी लगता है कि आप तुष्टिकरण करती है आपकी पार्टी। ममता बनर्जी पूरा दुपट्टा नमाज वाले स्टाइल में ओढ़ के और चली जाती हैं मुसलमानों के बीच, और यहाँ तो आरोप यहाँ तक लग रहा है कि वो तो नमाज पढ़ भी लें, अगर उन थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। आप तुष्टिकरण करते हैं मुसलमानों का? नहीं, क्या मतलब कोई अगर डाल ले, मैं अगर पठानी सूट डाल लूं ईद के दिन तो तुष्टिकरण हो गई? टोपी पहनेंगे? हाँ, क्यों नहीं पहनेंगे? मैं तो क्रिकेट खेलते हुए टोपी पहनता हूँ, टोपी पहनने में क्या है? नहीं, मोदी जी ने कभी नहीं पहनी है वो टोपी। कभी नहीं पहने क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी है, वो सफेद वाली, वो इंसानियत में विश्वास नहीं करते। जो इंसानियत में विश्वास करता होगा वो सब कुछ सबका सम्मान करेगा। और अगर मैं हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं, और मैं तभी हिंदू हो सकता हूं जब मैं दूसरे मजहबों का सम्मान करना जानूं। जब मैं दूसरों का सम्मान नहीं करता तो मेरा क्या सम्मान है? लेकिन रेडिकल जो एलिमेंट्स हैं आपके स्टेट में, आप उनको भी बर्दाश्त करते हैं क्योंकि आपको वोट चाहिए। बताएं तो, नाम तो दें। घुसपैठिए किए जा रहे हैं, रेडिकल एलिमेंट्स आए हैं, कितने नाम निकल गए भाई? ये तो बिहार में घुसपैठिए निकाल रहे थे, कोई नहीं निकला। ये तो घुसपैठिए निकले, शुरू कहां से हुए? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से शुरू होकर के हरियाणा आए, हरियाणा से शुरू होकर के, हरियाणा से पहले जम्मू कश्मीर गए, वहां घुसपैठिए, वहां तो घुसपैठियों ने काम दिखा दिया क्या हुआ। इन्हीं के आए थे जम्मू कश्मीर से होते हुए, वहां से ये आ गए बिहार में, वहां पे घुसपैठिए निकालने लगे। 370 लोग थे जिसमें 270 नेपाली थे। अब ये आए हैं बंगाल में घुसपैठिए निकालने। कहां हैं? देखिए ऐसा है, ये ढोल पीटते, थोथा चना बाजे घना। एक खाली घड़े में, ये खाली बोतल में, शीशे की बोतल में कंकड़ डाल दो और उसको हिलाओ, कड़ी 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 करता है, शोर मचाता है। ये वही है कंकड़ अमित शाह। अब आखिरी 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने अरुण जेटली के बारे में तो तूफान खड़ा किया, पार्टी से बाहर हो गए आप, तमाम चीज़ें, लेकिन अनुराग ठाकुर के बारे में आप ज़्यादा कभी बातचीत नहीं करते, ऐसा क्यों? बिलो माई डिग्निटी टू टॉक अबाउट हिम। क्या है वो आदमी? जिस आदमी को क्या है, अचीवमेंट क्या है उसका लाइफ में? व्हाट इज अचीवमेंट? मैंने 6000 रन क्रिकेट फील्ड में बनाए, मेरे फादर ने नहीं बनाए। मैंने 250 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लिए, 6000 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बनाए, मेरे फादर ने नहीं बनाए। मैंने बोथम का विकेट लिया, मेरे फादर ने नहीं लिया। मेरा कुछ अचीवमेंट तो क्रिकेट में है, इसका क्या है अचीवमेंट? और मैं ये भी नहीं था कि मेरे, हाँ गोली मारो, हाँ
वो देश के achievement- गद्दार गोली मारो सालों को, वो तो अचीवमेंट वो अचीवमेंट है इनकी, कोई कुछ कहता नहीं इनको। मैं अपने पिताजी के पार्टी में तो नहीं गया, वो तो कांग्रेस में थे, मैं गलती से बीजेपी में आ गया, मैं तो नहीं गया उनके कंधे पर चढ़ करके, तो मैंने यात्रा सफर नहीं की, तय नहीं की। ये इनके पिताजी, मुझे याद है मैं उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तब 3 जगह पे हम चुनाव जीते थे, इनके पिताजी सीएम बन गए, ये वहां उनकी जगह पे एमपी बन के आ गए। उसके बाद जबरदस्ती इन्होंने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन था उसके ऊपर कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद ये सिलेक्टर बन गए, सिलेक्टर के बाद इन्होंने अपने आप को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद खुद कप्तान बन गए, एक मैच खेल लिया और कहा कि मैं क्रिकेटर हूं। अब इनको इस बात की चिढ़ है। मैंने तो कभी दुनिया को नहीं बोलता कि मैं चीफ मिनिस्टर का बेटा हूं, मैं आया तो अपनी हिम्मत और दम पे आया। मैं टेस्ट क्रिकेट में वनडे में उतना नहीं सफल हो पाया, लेकिन 83 का वर्ल्ड कप तो जीता ना। मैं मानता हूं मुझे सफल होना चाहिए था, नहीं हो पाया, जिस जगह चलना चाहिए था नहीं फेल हुआ, मेरी किस्मत नहीं चली। लेकिन आप मानते हैं इस बात को, बहादुरी के साथ मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं। हाँ। अब ये एक मैच खेला, अब क्या हुआ, मैं एमपीज का कैप्टन था, इनको चिढ़ थी, इन्होंने अपनी सेटिंग वेटिंग की और ये कैप्टन बन गए, फिर मुझे बुलाना बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, तो एक क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इस आदमी को, प्रश्न इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बोल सकता नहीं है, जिस डायलेक्ट में या डिक्शन में बात करनी चाहिए नहीं कर सकता, आईक्यू नहीं है। अगर आईक्यू हो, उसके बाद मेरे बारे में शिकायत लगा रहा है, इसको खुद 353 होता है रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ लोकसभा, कि किसी के ऊपर आप अगर आरोप लगाएं तो आपको पहले प्रमाण देना होता है, प्रमाण देकर के चिट्ठी लिख करके स्पीकर को बताना होता है, फिर उसके बाद स्पीकर उसको देखता है और देखने के बाद वह ये करता है कि भाई ये हाँ उचित है, उठाने देता है या नहीं। ये तो बिना उसके किया, मैंने चिट्ठी लिख के दी, आज तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई। आज स्पीकर साहब बोल रहे थे राहुल गांधी पर, जब वो चाइना की बात कर रहा था कि 353 भी है, तो 353 का अभी तक क्यों नहीं किया गया? आज तक प्रिविलेज कमेटी न पिछले साल थी न इस साल है। चलिए, सवाल तो आपसे बहुत पूछने हैं, लेकिन आखिरी 2 सवाल वो भी आपसे पूछना चाहती हूँ। आपकी निजी जिंदगी, आपके बचपन के बारे में, कैसे आप खिलाड़ी बने, ये बताइए कि एक राजनीतिक घराने में पला बड़ा व्यक्ति, जब आपने अपने पिताजी को बताया कि आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो क्या कहा उन्होंने? मेरे पिताजी खुद खेल के हृदय सम्राट थे, वो अपने कॉलेज के वॉलीबॉल के कैप्टन थे। अच्छा। हाँ, एक फाइनल मैच में उनको खेलना था, अगले दिन फाइनल था, तो रात को पता लगा कि आ रहे हैं अंग्रेज पकड़ने, तो भाग गए वो घर छोड़ के, महादेवी वर्मा जी के यहाँ गए, कविता लिखते थे, उन्होंने सीखा, बड़ी बहन की तरह थी, उन्होंने ही हम तीनों भाइयों का नाम दिया, राजवर्धन, यशोवर्धन, कीर्तिवर्धन। वाह। तो वो खुद एक खिलाड़ी हृदय के व्यक्ति थे, वॉलीबॉल खेलते थे। तो जब मैं बोला क्रिकेट खेलूंगा तो बड़े खुश हो गए। उनको हर एक बार बताऊं आउट स्विंग क्या है, इन स्विंग क्या है, फॉरवर्ड डिफेंस, बैकवर्ड डिफेंस, लेकिन बार बार वही पूछें वो, क्योंकि उनको बड़ा आनंद आता था, मेरा बेटा छोटा है बता रहा है मुझे, बहुत कितना ज्ञान है इसको। तो उनको भी खेल का शौक था। और मेरे जो भाई हैं यशोवर्धन आज़ाद, वो तो अपने स्कूल में सेंट जेवियर्स में, फिर सेंट माइकल्स में कैप्टन थे फुटबॉल और क्रिकेट के। तो परिवार में आपके सब खिलाड़ी हैं? खिलाड़ी रहे, लेकिन किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं। सबसे बड़े भाई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, दूसरे भाई पुलिस में, उनको डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो बनना था, पॉलिटिक्स के कारण नहीं बन पाए। मेरे सबसे बड़े भाई को डायरेक्टर एम्स बनना था, नहीं बन पाए। ये भी कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, क्यों नहीं, तो क्या हो गया? अगर महाराणा प्रताप घास की रोटी खा सकते हैं और मानसिंह जैसे गद्दार अकबर के साथ रह सकते हैं, तो फिर क्या बात है? अब बताइए हमें वर्ल्ड कप के दिनों के बारे में, जब आप तैयारी कर रहे थे, जब जीता तो क्या हुआ? उस दिन को हमारे लिए एक तरह से जिंदगी दे दीजिए, उसको जिंदा कर दीजिए उस दिन। आप बात कर रहे हैं, मैं ये तो पहने में, अब देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं रियली। आई मीन वर्ल्ड कप जीतना, जहां हमारे कोई चांस नहीं था, कपिल का फ़ोन आया, कपिल और मैं स्कूल टाइम से इकट्ठे खेले, वो हरियाणा स्कूल्स में, दिल्ली स्कूल्स, तो बोला कीर्ति तेरा नाम आ गया। मैंने कहा थैंक यू यार, 1 महीने का फ्री पेड हॉलीडे मिल गया हम लोग को। एक्चुअली हम लोगों ने चांस ही नहीं लिया था। हम लोगों की पूरी टीम ने बुकिंग की हुई थी कि जैसे ये राउंड रॉबिन खत्म होगा हम जाएंगे यूएस खेलने। कुछ थोड़ा पैसा मिल रहा था, उस समय पैसे भी नहीं मिलते थे। तो नाम आया, पहले 4 मैच थे, माइनर काउंटीज यूनिवर्सिटी से हार गए, लेकिन जैसे ही पहला इनकाउंटर हुआ वेस्ट इंडीज़ को हराया तो हम लोग बड़े खुश, वाह क्या हो गया। एंड देन उसके बाद तो हिस्ट्री है जो आपके सामने है, मतलब इतिहास है। सच मानिए तो जीवन का अगर कोई कालखंड कहा जाए कि सबसे बढ़िया कौन सा था, तो वह 1 महीना, 1.25 महीना था जब पूरी टीम इकट्ठे थी और दिखा रही थी कि हिंदुस्तान एक्चुअली में क्या है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर लड़ते हैं, उफ, और जीतते हैं। आज भी वो सिरहन शरीर में उठ जाती है। तो यानी वो सिर्फ उस जीत के दिन की बात नहीं है, उस पूरे तजुर्बे, उस पूरे महीने को आप याद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे साथ रहे, एक साथ थे, हारे, किसी ने चांस नहीं दिया। हम शुरू में छोटी छोटी टीमों से हार गए, इंडियंस बोलने लगे यार कुछ तो हो, कभी तो एक मैच जीत लो, यही मैच जीत लो। आप सोच सकते हैं कि हमारे
उस समय क्या जाता होगा। अब क्या है, अब क्रिकेट टीम में हमारी कोई तब्दीली आपको दिखी? अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अच्छा। टीम है, बहुत अच्छी है। लेकिन 83 के विश्व कप जो हम जीते, हम क्रिकेटिंग सुपर पावर बने। 83 जीतने के बाद जो लोगों में उत्साह बना, तो 87 में वर्ल्ड कप आया। 87 में वर्ल्ड कप आया क्योंकि 83 में हम जीते थे, लोगों के अंदर बहुत उत्साह बढ़ा, रिलायंस पहुंची आगे। 93 में देखा ESPN स्टार ने कि बहुत पोटेंशियल है, तो 30 कैमरे लेकर वो आए। तो हमने जो शुरुआत की, वहीं से आज भूमिका बन उसका गई। लाभ सबको मिल रहा है और हमें तो खुशी है। बहुत अमीर हो गया। हमें कुछ नहीं मिला, क्रिकेटर्स लेकिन बहुत हम अमीर हैं। बहुत खुश हैं, हमारे पास वर्ल्ड कप है। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति Thank आजाद you. जी, आपने हमसे बातचीत की। थैंक यू, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे शुक्रिया, बात शुक्रिया।